नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में इंटरनेशनल रिलेशंस विद प्रोफेसर पुष्पेश पंत यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुष्पेश पंत के साथ। साप्ताहिक कार्यक्रम में हमारा यह प्रयास रहता है कि हम सिविल सर्विस प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रत्याशियों के लिए उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का सर्वेक्षण प्रस्तुत करें। कई बार ऐसा होता है कि उन घटनाओं को सही सही समझने के लिए पृष्ठभूमि जानना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना जरूरी होता है। कौन व्यक्ति उसमें संबंधित है, कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, घटनाक्रम शक्ति समीकरणों को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसके लिए जो पृष्ठभूमि की जरूरत होती है। कई बार हमारा आपके साथ ये संवाद, ये बातचीत थोड़ी लंबी होती है और कई बार आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम इस बातचीत का स्वरूप थोड़ा बदल देंगे, बदलते वाले हैं निश्चित रूप से, ताकि जो करंट इवेंट्स कहलाती हैं, समसामयिक घटनाक्रम होता है, उसमें आप पिछड़े नहीं। तो पिछले हफ्ते 10 दिन में यदि कोई ऐसी घटना होती है जिसको तत्काल जिस पर नजर डालना जरूरी है, तो हम उसका सर्वेक्षण आपके लिए करेंगे। विश्व भर में जहां जहां जो कुछ घट रहा है, पास पड़ोस या दूर दराज के देशों में। और हमारी सलाह आपको यह है कि यदि उसके लिए आपको पृष्ठभूमि समझने की जरूरत है, तो आप पुराने संवादों को दोबारा यूट्यूब में पलट कर देख सकते हैं। जो पावर पॉइंट आपके लिए सुलभ कराया गया है, पीडीएफ, उसको उससे आप उसको दोहरा सकते हैं। और यदि चाहें तो निकट भविष्य में ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जो आईएएस के लिए लिखी गई है, मेरी पुस्तक का नया संस्करण आने वाला है, जिसको विजडम ट्री ने प्रकाशित किया है टॉप नाउ श्रृंखला में, जो अमेजोन में प्री ऑर्डर्स के लिए सुलभ रहेगी। उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मगर ये पुस्तक का विज्ञापन करने का अर्थ नहीं है। मेरा अभिप्राय ये है, ये उन छात्रों के लिए है जिन्होंने पहले इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि नहीं पढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उनके लिए ये जरूरी हो सकता है कि उनको बड़ी शक्तियां कौन है, महाशक्तियां कौन है, युद्ध और शांति क्या होता है, शक्ति का संतुलन क्या होता है, राष्ट्रहित क्या होते हैं, इन बुनियादी चीजों को समझने के लिए यदि किसी पाठ्य पुस्तक की जरूरत पड़ती है, तो बेहतर होगा कि जो व्यक्ति आपके साथ संवाद कर रहा है उसी की पुस्तक का आप आधार यदि बना सकें। मगर आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप YouTube पर जो हम आपको ये संवाद आपके साथ जारी रखते हैं, उसको दोनों तरह से इस्तेमाल करें। वो कुछ संक्षिप्त संवाद जो होते हैं, जो तात्कालिक घटनाक्रम पर दृष्टिपात करते हैं, उनको पढ़ें, और उनको अच्छी तरह से उनके महत्व को समझने के लिए जो लंबे संवाद हैं उनको भी एक दो बार उनका पुनरीक्षण करें, उनको रिवाइज करते रहें। पिछले सप्ताह जो राजनीतिक हलचल रही है, उसमें दो बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। पहला घटनाक्रम था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रूस जाना। ये एक ऐसी कूटनीतिक पहल थी जिसने पूरे विश्व को लगभग आश्चर्यचकित रख दिया। इसके पहले भी कुछ सप्ताह पहले चीन ने एक ऐसी पहल की थी मध्य पूर्व में। चीन की मध्यस्थता के कारण ईरान और सऊदी अरब के बीच जो बर्फ जमी थी इनके संबंधों में, वो पिघलना शुरू हुई थी। और ये आशा प्रकट हो रही थी कि चीन सक्रिय होने जा रहा है मध्य पूर्वी रंगमंच पर। और उसके तत्काल बाद जब शी जिनपिंग ने यात्रा की रूस की, और वो तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो एक अभूतपूर्व उनकी उपलब्धि थी, उसके बाद वो पहले पहल रूस पहुंचे। और इस रूस यात्रा के दौरान उन्होंने एक सनसनीखेज घोषणा की कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए एक 12 सूत्रीय शांति योजना आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पर हम दृष्टिपात करेंगे थोड़ा विस्तार से। मगर इसके तत्काल बाद लगभग इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों ने भारत की यात्रा की। अब ये दोनों प्रधानमंत्री क्वाड्स के देशों के प्रधानमंत्री हैं, और भारत क्वाड्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भले ही भारत ये कहता है कि क्वाड्स एक सामरिक सैनिक गठबंधन नहीं है, मगर चीन का मानना है कि ये एशिया में नाटो का पैर पसारने जैसा है, और इसमें भारत की शिरकत चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। संभव है कि भारत अमेरिकी दबाव प्रभाव में क्वाड्स का सदस्य बनने को तैयार हुआ हो, मगर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि चीन के साथ जो शत्रुवत संबंध भारत के चलते हैं, जो चीन ने भारत की सीमाओं का उल्लंघन किया है, जमीन पर कब्जा किया है, बार बार युद्ध की
संकट भारत के लिए पैदा करता है सरहद पर, उसको देखते हुए, और जो चीन का आक्रामक विस्तारवाद है हिंद महासागर में, दक्षिणी चीनी सागर में, उसको देखते हुए भारत निरापद नहीं रह सकता। और क्वाड्स का एक सामरिक महत्व भारत के लिए, सैनिक गठबंधन हो या न हो, जरूर है। तो चीन को संतुलित करने का भारत, आखिर आज संसार में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, दुनिया की पांचवी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अनदेखा करे चीन की राजनयिक हलचल को, चीन की कूटनीति को। तो एक तरह से रूस में जो चीन अपनी कूटनीति का जाल फैला रहा था, और भारत में जो क्वाड्स के जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनकी उनकी यात्राएं संपन्न हुई, उनको एक साथ देखने की जरूरत है। सबसे पहले एक नजर डालें चीन की राजनयिक पहल पर, या उसे उसकी कूटनीति का जाल कहें। चीन के राष्ट्रपति जब पुतिन से मिलने गए, तो उन्होंने उनका तीसरा कार्यकाल अभूतपूर्व उन्हें मिला था, और जो घोषणाएं इस संयुक्त विज्ञप्ति में की गई, वो उनका मुहावरा लगभग तय है कि ये ऐसी दोस्ती है जो कालजयी है, सबसे मजबूत है। पुतिन ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति मेरे सबसे भरोसेमंद आत्मीय दोस्त हैं। चीन ने इतना व्यक्तिगत मुहावरा नहीं अपनाया, मगर कहा कि चीन और रूस की मैत्री ऐसी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, वर्षों पुरानी है, अनंत काल तक चलेगी, आदि आदि। मगर जो महत्वपूर्ण घोषणा चीनी राष्ट्रपति ने की, उन्होंने ये पहल की। अब इस पूरी राजनयिक हलचल का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि चीनी राष्ट्रपति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि चीन और रूस के संबंध अब बदल रहे हैं। अब चीन वरिष्ठ जोड़ीदार इस साझेदारी में है। अब तक ये माना जाता था कि महाशक्ति के रूप में रूस और पुतिन महत्वपूर्ण है, मगर यूक्रेन युद्ध के बाद से ये समीकरण बदला है। और चूंकि रूस की निर्भरता, जो पश्चिम ने, अमेरिका ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, उनके कारण उसकी अर्थव्यवस्था की विकास दर कमजोर हुई है। एक तरह का वाणिज्य युद्ध उसके खिलाफ छेड़ा जा रहा है, उसको विश्व वित्त व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है, और उसकी जो तेल गैस की का निर्यात होता था यूरोप के लिए, उसमें नॉर्थ टू स्ट्रीम में तोड़फोड़ के बाद बाधा आ चुकी है। और चूंकि अमेरिका बहुत ज्यादा दबाव डालता रहा है अपने संधि मित्रों पर, यूरोपीय समुदाय के सदस्यों पर, नाटो के सदस्यों पर, तो रूस को मजबूरन चीन का रुख करना पड़ा है। और चीन आज उससे बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है सस्ते दामों पर, और ये रूस के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। और धीरे धीरे क्रमशः इन दोनों के बीच व्यापार का पैमाना भी बढ़ रहा है, वो जो व्यापार जिन चीजों का होता था उनका स्वरूप भी बदल रहा है। और इसी के संदर्भ में चीन आज ये पहल कर सका है कि वो अपनी तरफ से कहे पुतिन से, और पुतिन ने सहर्ष इसका स्वागत किया। अब यहाँ जो सोचनीय लायक बात है वो ये है कि कुछ ही दिनों पहले चीन ने इस तरह की मध्यस्थता से हलचल पैदा कर दी थी मध्य पूर्व में, जब ईरान और सऊदी अरब के संबंधों में सुधार की संभावना तेजी से बढ़ी थी। हालांकि उसके बाद से छिटपुट हिंसा भी जारी है यमन में, मगर ये संभव नहीं कि वर्षों से चला आ रहा, दशकों से चला आ रहा एक इस तरह का गृह युद्ध एक पलक झपकते शांत हो सकता है, युद्ध विराम उसमें हो सकता है। मगर जो 12 सूत्रीय शांति योजना उन्होंने प्रस्तावित की चीन के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के संदर्भ में, उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे। उनका कहना था कि चीन की विदेश नीति की के जो आधार स्तंभ है, उनमें कुछ चीजें हैं कि सभी विवादों का निपटारा राजनयिक से होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, सभी संप्रभु देशों को दूसरे देशों की संप्रभुता का आदर करना चाहिए, किसी की सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जो नीति नियम है उनके अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन होना चाहिए। ये 12 सूत्र थे जिनकी प्रमुख बातें ये थी। अब कई लोगों को लगता है ये तो बड़ी विडंबना है, चीन स्वयं अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन अक्सर करता रहता है, चीन हमेशा ये कहता है कि वो दूसरों की सीमा का अतिक्रमण भी करता है। कम से कम भारत के संदर्भ में तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। वो अपने अन्य पड़ोसियों से, वियतनाम से युद्ध लड़ चुका है, चीन के विवाद, जमीनी विवाद चल रहे हैं फिलीपींस से भी, वियतनाम से भी। वो धीरे धीरे कभी म्यांमार पर दबाव डालता है, कभी भूटान पर दबाव डालता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए चीन के आलोचकों का, जो मुख्यतः अमेरिकी और पश्चिमी आलोचक हैं, उनका मानना है कि ये शांति प्रस्तावना जो थी ये दिखावा भर थी। और अमेरिकी विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिल्किन जैसे लोगों का मानना है कि ये एक इस तरह की कपट चाल थी कि यदि रूस और चीन दोनों कहते हैं देखिए हम तो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, जेलेंस्की सामने नहीं आ रहे हैं, तो
उनको एक मौका मिल जाएगा कि वो यदि एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा करते हैं तो थोड़े समय के लिए बने उन्हें राहत मिल जाए, मगर इस समय का उपयोग वो करेंगे पूरे विश्व को धोखे में रखने के लिए, झांसा देने के लिए, और फिर दुगनी रफ्तार से अपने आक्रमण जारी कर देंगे यूक्रेन के ऊपर। मगर जहां तक तटस्थ पर्यवेक्षकों का विश्लेषण है, उनको लगता है कि चीन की बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा तर्क है। यदि आप बात करें आक्रामक तेवरों की, बात करें अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की, बात करें मानवाधिकारों के हनन की, बात करें सीमाओं के अतिक्रमण की संप्रभु राष्ट्रों की, तो अमेरिका खुद दोहरे मानदंडों और पाखंड के लिए बिल्कुल जग जाहिर है। चाहे वो सत्ता परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन हो इराक में, लीबिया में, अफगानिस्तान में, सीरिया में उसका हस्तक्षेप हो, मगर ये, और उसके पहले भी आप देखिए दक्षिण अमेरिका के देशों, मध्य अमेरिका के देशों और अमेरिका का जो दादागिरी वाला अंदाज है, उसमें निश्चित रूप से वो एक तरफा पहल सैनिक हस्तक्षेप करता है दूसरे देशों की आंतरिक राजनीति में, और इसलिए चीन की ओर उंगली उठाने का अधिकारी उसे नहीं समझा जा सकता। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो पहल थी, उसके दो महत्वपूर्ण पहलू थे। एक तो वो पूरे विश्व को ही दिखाना चाहते थे कि चीन एक शांति प्रिय देश है, चीन विवादों का निपटारा संवाद और राजनीति के द्वारा करना चाहता है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विधि विधानों के अनुसार जो विश्व व्यवस्था है उसको संचालित करना चाहता है। अब जहां तक चीन की ये आलोचना है कि उसकी आस्था स्वयं अंतर्राष्ट्रीय कानून में नहीं है, वहां ये बात भी ध्यान में रखने लायक है, जो चीन के साथ सहानुभूति रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय विद्वान कहते हैं कि चीन हमेशा से कहता रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून में अपनी सहमति तब तक नहीं दर्शा सकता जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो व्यवस्था है उसको, उसके निर्माण में उसकी साझेदारी न रही हो। आज जो अंतर्राष्ट्रीय कानून उस पर थोपा जा रहा है, वो पश्चिम में उसका विकास हुआ है और उसमें किसी एशियाई देश की, खासकर चीन की, कोई भूमिका नहीं रही है। और जब स्वयं इच्छानुसार अमेरिका उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की, अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाता है अफगानिस्तान में, इराक में, लिबनान में या अन्यत्र, तब वो चीन से इसकी उम्मीद कैसे कर सकता है। और इसी तरह की आपत्तियां इस्लामी देश भी उस अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के प्रति करते रहते हैं। अभी हाल में एक बड़ी रोचक पुस्तक एक सिंगापुर के राजनयिक और विद्वान और वहाँ के जो लोकप्रिय लेखक हैं किशोर महबूबानी ने प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक है क्या चीन जीत गया, हैज चाइना वन। जिनका कहना यह था कि चीन और अमेरिका की जो प्रतिद्वंदिता है उसमें चीन ने आज अपने को यूक्रेन युद्ध की शुरू होने से आज तक अपने को इतनी अच्छी तरह से स्थापित कर लिया है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के शासनकाल में जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विश्वास उठ गया था, अमेरिका के आश्वासनों पर, अमेरिका के नीतिगत आचरण पर, अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति आदर की भावना पर, उस सब को देखते हुए चीन आज कहीं अधिक तर्क संगत एक व्यावहारिक देश अधिकांश अफ्रीकी एशियाई देशों को नजर आता है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि चीन चूंकि अपने उधार के शिकंजे में गरीब देशों को फंसाता है, डेट ट्रैप की जब हम बात करते हैं, तो लोगों को ये सवाल भी उठाने की अब आज प्रेरणा मिल रही है, चीन ही दे रहा है, कि जो वित्तीय सहायता आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त करते हैं या विश्व बैंक से प्राप्त करते हैं, आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, क्या वो ऐसी शर्तें आपके ऊपर नहीं थोपते जो आपकी आंतरिक व्यवस्था में, आंतरिक राजनीति में एक तरह का खुल्लम खुला हस्तक्षेप होता है, जिससे आपकी जो जनता है, जो गरीब देश की जनता है, उसके खास तबके को नुकसान पहुंचता है, उसका जीवन दुर्भर हो जाता है। और एक तरह से पश्चिमी वित्तीय सहायता पर, पश्चिमी टेक्नोलॉजी पर और जो भूमंडलीकरण का सांचा पश्चिम का, अमेरिका का थोपा हुआ है, उसमें मजबूरन आपको शरीक होने के लिए ये वैश्विक संगठन, समुदाय आपको बाध्य करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, तभी हम इस बात की सही सही परख कर सकते हैं कि शी जिनपिंग की राजनीतिक पहल का महत्व क्या है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने काफी खबरदारी के साथ सतर्क एक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनके पास विकल्प बहुत कम है, क्योंकि यूक्रेन को भड़काकर, धार पर रखकर
जो रूस के साथ लड़ने के लिए उकसाते रहे हैं पश्चिमी देश, वो बड़े पैमाने पर उसे सैनिक सहायता दे रहे हैं। और यूक्रेन को आज भी ये लगता है कि जब कभी भी युद्ध विराम होगा तो देश के पुनर्निर्माण के लिए जिस बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता की जरूरत होगी, वो सिर्फ अमेरिका और पश्चिमी देश ही उसे, पड़ोसी देश ही यूरोप के दे सकते हैं। तो इस कारण वो अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। मगर साथ ही हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो अमेरिकी विदेश सचिव ब्लिंकन है, उनका ये मानना है कि एक न एक दिन जब दोनों पक्ष थक जाएंगे तो युद्ध विराम अनिवार्य होगा। मगर जब तक ये दोनों पक्ष थकेंगे तब तक यूक्रेन बुरी तरह तबाह हो चुका होगा। और जो धन जन की हानि है बड़े पैमाने पर, वो रूस उठा रहा है, वो यूक्रेन उठा रहा है। अमेरिका या यूरोपीय देश सहायता दे रहे हैं, मगर वो खुद हताहत उनके न तो नागरिक हो रहे हैं और न उनकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ इस तरह का कि पूरी अर्थव्यवस्था लचर हो जाए, चरमरा जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। जाहिर है कि अमेरिका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ब्लिंकन का कहना है कि रूस इसका उपयोग सिर्फ अपने को और मजबूत बनाने के लिए करेगा ताकि वो इस पर आक्रमण और कर सके। कुछ और बातें ऐसी हैं जिनको रेखांकित करना जरूरी है। यूक्रेन के विरोध के बावजूद और क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद भी यूक्रेन के व्यापार का पैमाना चीन के साथ तेजी से बढ़ता रहा है। और चीन यूक्रेन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके बाद नंबर आता है रूस का। तो जब चीन किसी देश की संप्रभुता के सम्मान की बात करता है तो यूक्रेन के मन में वो बाधा नहीं है। रूस के प्रति उसके मन में संशय, अविश्वास हो सकता है, मगर चीन उस श्रेणी में नहीं आता है। ये एक छोटा सा चार्ट है जिस पर आप फुर्सत से नजर डाल सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि चीन का सबसे बड़ा यूक्रेन का सबसे बड़ा साझेदार चीन ही है। चीन के बाद नंबर आता है रूस का, और इनमें यूरोपीय देशों में जर्मनी चौथे नंबर पर आता है। उसके बाद आयरलैंड, आइसलैंड, इस तरह के देश हैं। फिर कुछ पूर्वी यूरोप के देश हैं। इसको आप फुर्सत से देखिए। ये सारे आंकड़े अमेरिकी अरब डॉलरों में हैं। इसके बाद के चार्ट में अगर आप देखें तो कुछ और रोचक जानकारी आपको मिलेगी, जिसमें इस व्यापार में क्या क्या चीजें हैं, किन किन क्षेत्रों में ये व्यापार होता है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। मगर जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखने की है वो यह है कि 2016 में क्रीमिया में रूस के कब्जे के बाद से लगभग 5 साल में ये व्यापार कहां से कहां पहुंच गया है। और ये 10 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात निर्यात दोनों तरफ से होता है। इसको आप कम महत्वपूर्ण न समझें। चीन की जो कूटनीतिक पहल है उसमें एक बात और देखने लायक है कि जो पश्चिम ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद से चीन ही रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। एक पक्ष तो यह है कि चीन को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सस्ते दामों पर रूस का तेल मिल रहा है, उसकी खरीद कई गुना बढ़ गई है। और आज जो चीन जिस अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल गैस का उपयोग करता है, वो तेल सऊदी अरब से आने वाले तेल से उसका पैमाना बढ़ चुका है। आज सऊदी अरब से आयात करने जाने वाला तेल दूसरे नंबर पर है, रूस पहले नंबर पे है। इसी यात्रा के दौरान जब शी जिनपिंग ने रूस की यात्रा की तो ये घोषणा भी की गई कि निकट भविष्य में 2030 तक एक नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी जो रूसी तेल को, गैस को रूस से चीन तक पहुंचाएगी। उसका रुख मोड़ा जाएगा। रूस निर्भर नहीं रहेगा इस तेल गैस के निर्यात पर यूरोप के लिए। नॉर्थ 2 गैस पाइपलाइन में जब तोड़फोड़ हुई थी, उसके पहले उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। तब से रूस के मन में ये आशंका आ चुकी है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को पश्चिम के हाथों गिरवी नहीं रखना चाहता, जैसा अमेरिका पश्चिमी देशों को समझा रहा था कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा रूस के हाथों बंधक नहीं रखनी चाहिए। एक और क्षेत्र है ऑटोमोबाइल का क्षेत्र, मोटर निर्माण का उद्योग, जहां रूस में लगभग 30% इस क्षेत्र में चीन ने अपने पैर पसारे हैं। हाँ, यहाँ पर शुरुआत 10% से हुई थी, मगर यहाँ एक कठिनाई ये है कि चीन की कई ऐसी कंपनियां हैं जो ऑटोमोबाइल उद्योग से जुड़ी हैं, जिनके घनिष्ठ रिश्ते पश्चिमी देशों के साथ भी हैं। तो यदि रूस के साथ ये घनिष्ठता आगे बढ़ती है व्यापार के क्षेत्र में, तो चीन को ये आशंका हो सकती है कि उसके ऊपर भी आर्थिक प्रतिबंध पश्चिमी देश लगा सके। एक और महत्वपूर्ण पहलू जिसे आप कह सकते हैं शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस राजनीतिक पहल का है, क्या अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि चीन ने क्या सबक सीखे हैं रूस के यूक्रेन में हस्तक्षेप से।
उस युद्ध से। तो क्या रूस के साथ अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाने के बाद चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए सैनिक बल प्रयोग का या सैनिक बल प्रयोग की धमकी का प्रयोग कर सकता है? या सोचने लायक बात यह है कि यदि चीन कभी ऐसा करता है तो इसके प्रतिरोध में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतिक्रिया होगी, उसका मुकाबला करने के लिए क्या चीन अपनी राजनीतिक साख बढ़ा रहा है, राजनीतिक कूटनीतिक पूंजी जमा कर रहा है? क्या ये सवाल उठाया जा सकता है कि ताइवान की हालत हांगकांग की जैसी होने जा रही है, या पश्चिमी समर्थक जो जनतांत्रिक पार्टी है सत्तारूढ़, उस वो कमजोर होती जाएगी केएमटी कुमिंतांग पार्टी की तुलना में, जो चियांग काई शेक की पार्टी थी, तो उनका दल था, जिस जो आज भी पक्षधर है चीन के साथ एकीकरण की। तो यदि ऐसा होता है तो क्या चीन को सैनिक बल प्रयोग की जरूरत भी पड़ेगी? अब एक बात हम न भूलें, अमेरिका समेत दुनिया के अधिकांश देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि चीन एक है और ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है। भारत भी यही मानता है, अमेरिका भी यही मानता है। यदि हम ये मानकर चलते हैं तो चीन किसी दूसरे संप्रभु देश की सीमा का अतिक्रमण भी नहीं कर रहा है, न उसके विरुद्ध आक्रमण कर रहा है। वो अपनी ही जमीन को वापस लेने की कोशिश कर रहा है, जो उससे बलपूर्वक औपनिवेशिक काल में अलग की गई थी, जिसे विश्व युद्ध के अंत के बाद विशेष तौर से शीत युद्ध के दौरान ये सीमा रेखा खींची गई थी। यदि आप देखें तो फॉर्मोसा ताइवान के भी जो नेता हैं वो भी ये कहते हैं कि चीन तो पूरा चीन एक है। तो यदि एक चीन की भावना को चीन विकसित करता है तो शायद उसे उस तरह का हस्तक्षेप करने की जरूरत ताइवान में नहीं पड़ेगी। जो बात अमेरिका के लिए चिंता का विषय है कि ताइवान दुनिया में सेमीकंडक्टर्स का, इंटीग्रेटेड चिप्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और इनके उपयोग के बिना कोई भी आधुनिक उद्योग धंधा आज पनप नहीं सकता। वो ऑटोमोबाइल उद्योग हो, वो विमान चालन हो, या दवाइयों का प्राण रक्षक औषधियों का निर्माण ही क्यों ना हो। तो ये लॉजिस्टिक्स चेन जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स की और चिप्स की है, यदि इसमें कोई बाधा आती है तो उसका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। तो चीन क्यों खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारेगा? वो धैर्य से रुका रह सकता है। और उसने यदि कोई सबक सीखा है तो वो यही है यूक्रेन युद्ध से, कि चीन खुद बहुत बुरी तरह से गुथा हुआ है पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में, यूरोपीय देशों की और अमेरिका में भी। और इसी कारण चीन नहीं चाहेगा कि उस पर उस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं जो उसकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकें। वो धैर्य से प्रतीक्षा कर सकता है। उतावली अमेरिका को है कि कहीं कोई हलचल ताइवान में उसके विरुद्ध तो नहीं हो रही है। इसके साथ साथ हमको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम विचार करें कि क्या चीन वास्तव में एक आक्रामक शक्ति के रूप में देखा जाता है एशिया में और देशों के द्वारा? भारत के लिए उसे अनदेखा करना कठिन है एक आक्रमणकारी के रूप में। वो ग्वालवान हो, वो अरुणाचल हो, वो भारत के चारों ओर विषैले जहरीले मोतियों की माला पहनाने का प्रयास हो, पाकिस्तान को उकसाना भड़काना हो, या भारत विरोधी गतिविधियां बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार में संचालित करना हो। कुल मिलाकर भारत के लिए यह स्वीकार करना असंभव है कि वो चीन के मुकाबले एशिया में अपने को दोयम दर्जे की मौनी शक्ति के रूप में स्वीकार करे। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश आज भारत है, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन को कहीं ना कहीं भारत के साथ एक इस तरह का समझौता करना होगा कि चीन भारत को अपना समकक्ष स्वीकार करे या न करे, मगर राजनयिक आचरण में भारत को धौंस कर, धमका कर उसको अपने दबाव में लाने का प्रयास निष्फल हो सकता है। मगर ये चुनौती भारत के लिए बची रहती है। इसी संदर्भ में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का भारत दौरा विशेष महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री क्वाड्स के एक प्रमुख देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका देश महाद्वीपीय आकार का है। उनके देश का एक बहुत बड़ा व्यापार का हिस्सा चीन का था, मगर जब से चीन का प्रतिरोध उन्होंने शुरू किया है तब से इस व्यापार में कुछ कटौती हुई है। आज भी बड़ी संख्या में चीनी प्रवासी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वो प्रभावशाली हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया का प्रयास अब यह है कि जिस खनिज का या जिन सामग्री का वो निर्यात चीन को करता था उसको वो अन्यत्र कर सके। इसी सिलसिले में भारत बेहद महत्वपूर्ण, दूरी के बावजूद, भौगोलिक दूरी के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। वहाँ प्रधानमंत्री
जब ऑस्ट्रेलिया के भारत आए तो सबसे पहले वो अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने अपनी खास दोस्ती का प्रदर्शन किया। मोदी जी के नाम वाले स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे एक क्रिकेट मैच को देखकर एक विशेष रथ में पूरे क्रिकेट के मैदान की एक विजय यात्रा भी उन लोगों ने की। जिसके बाद लोगों को लगा कि भले ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री थोड़ा सकुचा रहे थे इस उस जलसे के प्रदर्शन में, मगर वो जानते थे कि भारत का कितना महत्वपूर्ण स्थान है ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक गतिविधियों में, कार्यक्रमों में। वो कोयले की खदान हो जिनके विरुद्ध पर्यावरण में सक्रिय ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आंदोलन कर रहे थे, जहां एक भारतीय उद्यमी ने उन खदानों को खरीद लिया है और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए इस कोयले को भारत लाने के प्रयास में निरंतर लगा हुआ है। न केवल कोयले का आयात, बल्कि अन्य खनिजों के आयात के बारे में भी भारत ऑस्ट्रेलिया को महत्वपूर्ण समझता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मुंबई गए, वहां उन्होंने व्यापारियों के साथ बातें की। फिर दिल्ली का रुख किया, जहां शाही दौरे की औपचारिक वार्ताएं संपन्न की गई। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत हुई, इसको फास्ट ट्रैक पर रखा गया। ये 29 दिसंबर 2022 को लागू हुआ है, मगर इसने प्रत्याशित तेजी अब तक अख्तियार नहीं की गई है। इसके साथ एक बात और जोड़ने की जरूरत है कि इस दौरे के ठीक पहले कुछ भारतीयों के जो उपासना स्थल थे ऑस्ट्रेलिया में, उन पर कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने हमला किया था। तो जो उच्चायुक्त भारत में है, उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री के भारत दौरे के बाद खास तौर पर इस तरह की घटनाओं को भविष्य में दंडित किया जाएगा और नहीं होने दिया जाएगा। एक दृष्टि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के प्रमुख परिणामों पर। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी कि एक तो क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट, यानी जो खनिज, दुर्लभ खनिज हैं जो सामरिक महत्व के हैं, उनके बारे में जो निवेश है और जो साझेदारी है उसको विश्वसनीय बनाया जाए। और ये बात जो पहले भारत को एक सामरिक साझेदार बताया जाता था, अब एक महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार घोषित किया जाने लगा है। इसके अलावा एक मुक्त व्यापार के समझौते पर सहमति बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सहकार की भूमिका इससे विशद हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात जो रेखांकित की जानी चाहिए वो ये है कि भारत के बहुत सारे विद्यार्थी बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, और अक्सर एक मनमुटाव का कारण ये होता है कि उनको वीसा नहीं मिलता है, उनके जो स्नातकों की डिग्रियां हैं वो समकक्ष नहीं मानी जाती हैं, उनको दोबारा पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। तो अब ये कहा गया कि म्यूचुअल इक्विवेलेंस जो है, एक सहमति बनी है कि जो शैक्षिक योग्यताएं हैं उनको समकक्ष समझा जाए, और कम से कम एक ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, डीकन विश्वविद्यालय को भारत में अपना कैंपस खोलने की भी अनुमति दी जा रही है। अभी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का दौरा समाप्ति हुआ था कि जापानी प्रधानमंत्री शिदा भारत आ पहुंचे। उनकी भारत यात्रा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जापान हमेशा से भारत को अपना महत्वपूर्ण साझेदार समझता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से भारत की जो सहानुभूति रही है जापान के प्रति, एटम बम का मार झेलने के बाद, तो उसके बाद से जो युद्ध अपराधों का अभियोग जापानियों पर लगाया गया था, उसमें भारतीय जय राजा विनोद पाल की जो भूमिका थी उसको भी जापानी साभार आज भी याद करते हैं। ये यात्रा भले 2 दिवसीय थी, मगर उन्होंने भी मुक्त व्यापार वाले समझौते की बातचीत की और आर्थिक सहयोग के लिए टोक्यो के नेतृत्व वाली पहली पहल है। उन्होंने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा ये की कि मई के महीने में जापान में जो G7 का सम्मेलन होने जा रहा है उसमें वो मेजबान होंगे, और उन्होंने मेजबान की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को जापान जाने का आमंत्रण दिया है, जापान आने का आमंत्रण दिया है। इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाना चाहिए, क्योंकि भारत अपने आप में G7 का सदस्य तो हो ही नहीं सकता है अभी, और न उसमें G7 में बिना किसी विशेष आमंत्रण के वो शिरकत कर सकता था। तो ये यहाँ एक राजनयिक सफलता भारत की कूटनीतिक देखने को मिल रही है, जहां G20 के संदर्भ में जो आयोजन किए गए, जिसके अंतर्गत ये जापानी प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री भारत में आए, तो भारत ने अपने लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वह स्थान बनाना शुरू कर दिया है जिसका लाभ भारत की विदेश नीति को मिल सकता है।
जापान का हाल के दिनों में ये प्रयास भी रहा है कि जो उसके प्रति मनोमालिन्य दक्षिणी कोरिया में रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दिनों में, औपनिवेशिक दौरान काल के दौरान, जब जापान का आधिपत्य साम्राज्यवादी उसके इतिहास के अध्याय में कोरिया पर रहा था, कोरिया के लोगों को समकक्ष नहीं समझा जाता था, कोरिया की महिलाओं का शोषण हुआ था जापानी सैनिकों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इन सब बातों के लिए जापान ने क्षमा मांगने में देर की है, क्षतिपूर्ति करने में देर की है, मगर कुल मिलाकर दक्षिण कोरिया के साथ भी अपने संबंधों को सुधारने में शिदा ने पहल की है, और इसी तरह की पहल उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ भी की है। यहाँ जो कठिनाई है वो ये है कि चीन हमेशा कहता है कि क्वाड जो है वो एशिया में नाटो का एक तरह से भेदिया बन के बैठा हुआ है, मगर भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि चीन के दबाव को, चीन के दैत्याकार प्रभाव को इन देशों में, दक्षिण आसियान देशों में दूर करने के लिए कम से कम उसकी उपस्थिति इस क्षेत्र में बनी रहे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भले ही उसको उतनी दूर तक पैर पसारने की जरूरत नहीं जैसा अमेरिका चाहता है, यदि जापान उत्तरी एशिया में अपने संबंधों को सुधारता है दक्षिण कोरिया के साथ, अपने संबंधों में सुधार लाता है आसियान देशों के साथ, तो भारत के लिए जापान के साथ सहकार तीसरे देशों में बहुत सहज हो जाएगा। और इसीलिए जो इंडियन एक्सप्रेस नामक अखबार के लिए शिदा ने एक लेख में लिखा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रमणकारी हरकत से अंतरराष्ट्रीय समुदाय में व्यवस्था की नींव हिल गई थी। इस नींव को फिर से सुदृढ़ करने के लिए, इसकी मरम्मत करने के लिए निश्चित रूप से उस सहकार की जरूरत है जो जापान और भारत कर सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का असली महत्व समझने के लिए इसका व्यापक संदर्भ में विश्लेषण किया जाना जरूरी है। जापान के प्रधानमंत्री ने, हमने कहा, दक्षिण कोरिया से अपने संबंध सुधारने की पेशकश की है। 12 वर्षों में पहली बार एक शिखर सम्मेलन इन दो देशों के चोटी के नेताओं के बीच में हुआ। ये कोशिश इस बात को भी और पुष्ट करने की है कि चीन ने हाल में ही अपनी राजनयिक मध्यस्थता से जो मध्य पूर्व में दखलंदाजी पश्चिमी देशों की दृष्टि से की है या अपनी भूमिका बढ़ाने का प्रयास किया है, उसको, उसके प्रति भी सतर्क रहने की जरूरत है। और जो झटका लगा था अमेरिका को और इजराइल को, उसके मुकाबले यदि क्वाड्स उभरता है, न केवल सैनिक युद्धाभ्यास के लिए बल्कि टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के लिए, मौसम बदलाव की राजनीति के लिए, वैक्सीनों के आदान प्रदान के लिए, रचनात्मक सहकार के लिए, सांस्कृतिक सहकार के लिए, विश्व वित्त व्यवस्था को अधिक समतापूर्ण बनाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं ये पहल जापानी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण होगी। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? विश्व बहुत तेजी से एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है और इससे भारतीय विदेश नीति के लिए अनेक विभिन्न जटिल चुनौतियां उभर रही हैं, मगर साथ ही आशापूर्ण बात यह है कि नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री निकट भविष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति के आमंत्रण पर राजकीय यात्रा के लिए वॉशिंगटन जा सकते हैं। भारत को आने वाले महीनों में एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20 के शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन और शी जिनपिंग दोनों की मेजबानी करने का मौका मिलेगा। और इस दौरान भारत अपनी कद के अनुसार, अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार एक सार्थक भूमिका निभा सकता है अंतरराष्ट्रीय मंच पर। तेजी से बदलती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारत को सार्थक भूमिका निभाने के लिए दूरदर्शी तरीके से भू राजनीतिक विश्लेषण करना होगा और अपनी भूमिका को सतर्कता से आगे बढ़ाना होगा। इस बार इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।